सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर जो ना सिर्फ स्कोरिंग है बल्कि इजी भी है और न्यूमेरिकल बड़े हलवे हलवे से आते हैं, बशर्ते आपने इसके कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से सीखा हो। तो शुरुआत करते हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर की, जो 12th क्लास का लगभग पहला चैप्टर बन चुका है। पहले कभी ये दूसरा चैप्टर हुआ करता था। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है अगर कोई पूछ ले तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? होमोजीनियसली मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिनमें एक कंपोनेंट सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर हमें कौन सा सोल्यूशन पढ़ना है? हमें बाइनरी सोल्यूशन की बातें करनी है। किसकी? बाइनरी सोल्यूशन की बातें करनी है, जिनमें एक एक कंपोनेंट होगा, एक होगा सोल्यूशन में सोल्यूट और एक होगा सोलवेंट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोल्स लॉ से। किससे? रोल्स लॉ से। ये लॉ क्या कहता है? देखो, नाम से मत घबराना, बहुत ही इजी सा लॉ है। क्या है ये लॉ? समझो। मैंने क्या बोला? कोई बीकर है, ठीक है, बीकर अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट सीखने से पहले जो आपके प्रीवियस कंसेप्ट दिमाग में है उसे एक टाइम से साइड में रख के तब सीखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बीकर है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने यहां से इसे क्या कर दिया? हीट देनी चालू कर दी, ठीक है। अब क्या होगा? बोलोगे सर ये बॉयल होके ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, इसके वेपर बनने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये खुला है तो क्या वेपर प्रेशर बने या नहीं? ये तो उड़ जाएगा। तो इसे मान लो मैंने कर दिया क्लोज। अब वेपर बनने स्टार्ट हो गए, अब टकराएंगे वेपर और वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कितना क्रिएट होगा अगर मैं बोलूं तो मान लो अगर ये लिक्विड थोड़ा सा था और ये लिक्विड बस थोड़ा सा था तो थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। और ज्यादा हो गया तो और ज्यादा, जैसे जैसे मैं लिक्विड की क्वांटिटी, ये जितना भी ये कंपोनेंट है ये बढ़ाता जाऊंगा उतना ही तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। सही बात है। यही बात रोल्स लॉ ने कह दी। इसने क्या कहा था कि किसी का भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा कंपोनेंट हो। ये तो इजी सी बात है ना, समझ में भी आता है। तो यही बात कही थी कि क्या कही थी? सुनो, लिख देता हूं मैं। द वेपर प्रेशर वीपी लिख दे रहा हूं, समझ जाना। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट किसके कंपोनेंट? सॉल्यूशन के। ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के जो कंपोनेंट, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके? टू द मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ऑफ द कंपोनेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर हम लिखना चाहे तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई साहब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, समझो मैंने क्या बोला, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मान लो एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। उसे अगर मैंने हीट करा तो मान लो वो वाटर का कंपोनेंट है, तो वाटर ने कुछ प्रेशर बनाया होगा, तो सिर्फ अगर वाटर डला हुआ है, एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसका कोई वेपर प्रेशर रहा होगा, तो मैंने उस प्रेशर को बोल दिया मान लो ए। याद रखना सॉल्यूशन में जब भी मैं ए लिखूंगा ना तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि लगभग सोलवेंट की बात कर रहा है, अंटिल मैं स्पेसिफाई ना करूं। और अगर बी की बात करूं तो आप समझ जाना कि ये सोल्यूट की बात चल रही है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, एक बीकर रखा, बीकर के अंदर मैंने क्या एक लिक्विड ले लिया, लिक्विड में मान लो मैंने वाटर ले लिया। अब उसका जो प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर, अभी वो अकेला है तो मैं बोलूंगा उसका प्योर वेपर प्रेशर। अब मान लो मैंने दूसरा बीकर लिया जिसके अंदर पहले से बेंजीन या कुछ और डला पड़ा था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और पहले से सब्सटेंस है, मैंने इसके अंदर वाटर और गिर दिया। क्या अब इसका जो प्रेशर बनेगा, इसका अगर इसके अंदर वाटर है तो वाटर का प्रेशर बनेगा, अगर मैंने ही से हीट करा
तो वेपर का जो वाटर का प्रेशर होगा वो PA से रिप्रेजेंट करूंगा, PA नोट से नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अब ये सोल्यूशन के अंदर आ गया। सोल्यूशन के अंदर देखो यहां तो पहले क्या थे, ऊपर ऊपर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल थे, अब तो 2 के मॉलिक्यूल है ना, वाटर के साथ साथ अगर मैंने इसे बेंजीन मान रखा है तो बेंजीन के ही मॉलिक्यूल हुए, तो बेंजीन के मॉलिक्यूल जो सरफेस से रोकेंगे ना उसे, तो इसका अगर सोल्यूशन के अंदर बोला जाए तो PA से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर एक इंडिविजुअल की बात करूंगा प्योर की तो PA नोट से बात करूंगा, ठीक है। जीरो सा वो बना के ना छोटा सा, इसे नोट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सोल्यूशन के अंदर किसी का वेपर प्रेशर कितना है वो डिपेंड करता है किस पे, कि उसका कंपोनेंट या मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन मतलब एक मोल में कितना प्रेजेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स। मान लो 2 कंपोनेंट है A और B, तो A और B उसके मोल्स, ऐसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अच्छा, जब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो इक्वल का लगाऊंगा। अगर मैंने इक्वल का लगाया तो यहां पे कांस्टेंट आएगा K मान लो और XC। अब K को एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, जो ये K था ना वही क्या था, ये रहा, ठीक है। अगर कोई आपको डेरिवेशन करवाता है, नो नीड टू डेरिवेट, क्यों, हमें जरूरत ही नहीं है, जो चीज काम की उतना लिखो, काम चल जाएगा, ठीक है कुछ नहीं, घुमा फिरा के आपको यही चीज प्रूव कर देंगे K इसके इक्वल है। पहले उसको एक मान लेंगे फिर वो मानेंगे, जरूरत नहीं है। इतना समझो कि K क्या आया, सीधा प्योर का आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, रोल्स लॉ स्टेट करता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मान लो 2 कंपोनेंट हो सोल्यूशन में, 2 कंपोनेंट हो तो मान लो जैसे B कंपोनेंट है, तो इसका पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल इसका प्रेशर किस पे, उसी है उसका प्योर कितना है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा, आगे बढ़ के कुछ और टर्म को सीखते हैं, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, आपने सोल्यूशन सुना होगा, सोल्यूशन समझ गए, होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मतलब अच्छे से मिक्स हो जाना। अब हम समझते हैं सोल्यूशन में, हम जनरली पता है कोई भी, हम अगर कोई कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली जो सोल्यूशन होता है ना उसको आइडियल मान के चलते हैं। पर तुम्हें पता है कि आइडियल जैसी कोई चीज धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर नहीं करती तो हमें क्या है, आज हम वही चीज सीखेंगे कि यार आइडियल के अलावा कौन सा सोल्यूशन होता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, सीखते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अगर मैं इंटरेक्शन की बात करूं तो 2 टाइप के इंटरेक्शन होंगे। कौन कौन से इंटरेक्शन होंगे सोल्यूशन के अंदर? एक तो जब हम सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन, जैसे मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, और एक आएगा सोल्यूट सोलवेंट का इंटरेक्शन जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, बात ये हो गई। अगर मैं सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, उसके अंदर तीनों कंपोनेंट होंगे, ए का रिप्रेजेंट होगा, ए बी का भी, बी का भी। अच्छा, उनमें से मैं सॉल्यूशन को जनरली रिप्रेजेंट करूंगा ए बी से, ठीक है। मैं मान के चलूंगा कि 50-50% है, जरूरी नहीं होता, लेकिन किताबें मानती है तो हम भी मान लेते हैं। अच्छा, सीखते हैं, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। थोड़ा सा ये बोर्ड थोड़ा साफ हो जाए तो करते हैं। अच्छा भाई, इंटरेक्शन की बात क्यों बताई, क्योंकि थोड़ा काम आने वाला टॉपिक है ये। सीखते हैं सॉल्यूशन। मान लो कोई सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, तो 2 टाइप का होगा। कौन से 2 टाइप का होगा, या तो वो आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, और हम जानते हैं कि आइडियल जैसी कोई चीज नहीं होती। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि कई सॉल्यूशन ऐसे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं जो लगभग आइडियल जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, लिखता हूं मैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक बार टॉपिक सीख लो ध्यान से, ऐसा टॉपिक है जो आते ही आता है, इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से और एबनॉर्मल मोलर मास जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उससे भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं। 2015 में और 17 में बहुत ज्यादा 4 तक आए हुए हैं। एवरेज इसके 2 न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी रहती है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे पता होता है यार 2 नंबर कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेनली ये है कि स्कोरिंग चैप्टर बहुत इजी, हलवे से न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा, शुरुआत करके सीखते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन, जो सबको फॉलो करें। कहने का मतलब
अगर इंटरेक्शन की बात की जाए, जैसे ए मतलब सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जब किसके इक्वल हो जाए, जब इक्वल हो जाए किसके, बी के इंटरेक्शन के, जो कि सोल्यूट का है, और ए बी के इंटरेक्शन से। कहने का मतलब क्या है, अभी समझ जाओगे। सोल्यूट के इंटरेक्शन से, समझो बात को। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें मैंने क्या करा, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा। अभी समझ जाओगे इस लाइन को, मेरी बातें सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। एक आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो सारी बातें मानेगा। क्या बातें मानेगा सर, वो सारी बातें अभी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनते जाओ। मैंने क्या बोला, मैंने क्या करा, एक आइडियल सॉल्यूशन लिया, उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा। क्या करा, कैलकुलेट करा। मान लो पीटी आ गया, टोटल पार्शियल प्रेशर। जैसे दो कंपोनेंट है तो दोनों का जोड़ देंगे। तो मान लो दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, पी ए और पी बी। ठीक है, जब मैंने देखा कि जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व कह सकता हूं, या फिर जो एक्सपेरिमेंटली आया है, जो हमें दिखा, वो इक्वल टू टोटल प्रेशर उसके हो जाए जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करा ऑन पेपर। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन है। कब होगा, जब तीनों के इंटरेक्शन इक्वल रहे होंगे। यही चीज मैं बोलना चाहता था। अच्छा, अब बात क्या है, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, मैं पी ए को पी ए नॉट ए और उसका मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वही चीजें कर रहा हूं मैं, और बी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नॉन आइडियल में क्या है, दो टाइप के सॉल्यूशन है, जो बातें तो नहीं मानी पर दो तरीके से, एक नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। सर क्या बोल रहे हो, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन, सुनते जाओ, आराम से सुनो, तसल्ली से सब कुछ समझ में आएगा। पहले मैं पढ़ाता हूं नेगेटिव डेविएशन, फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन लिख देता हूं, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन नाम से समझ आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा होगा, कि जो मैंने वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया, जो मैंने वेपर प्रेशर वो ऑब्जर्व किया, वो कैलकुलेटेड से कम आ रहा है। जो हमें वेपर प्रेशर दिख रहा है वो कैलकुलेटेड से कम आ रहा है, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो कम आ रहा है कैलकुलेटेड से। कैलकुलेट हमने कैसे करा है, हमने कैलकुलेट करा है पी ए एक्स ए प्लस में पी बी एक्स बी से। ये ज्यादा आ रहा है इसके कंपैरिजन में, मतलब जो रियल में प्रेशर आ रहा है वो कम आ रहा है। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहे होंगे, जितना हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी उससे ज्यादा बन रहे हैं। मतलब ये जो पीटी जो हमें ऑब्जर्व हुआ है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से। थ्योरेटिकली कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, पी ए नोट एक्स ए और पी बी नोट एक्स बी से। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, इसमें क्या रहा होगा, समझो बात को। मैंने क्या बोला, नेगेटिव डेविएशन मतलब नेगेटिव, क्या चीज नेगेटिव, जो वेपर प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया वो कम आ रहा है। कम आ रहा है, कब कम आ रहा, कब कम आ रहा होगा, जब सोल्यूट का इंटरेक्शन और सोलवेंट के इंटरेक्शन से सॉल्यूशन का इंटरेक्शन अच्छा रहा होगा। मैंने क्या बोला, ए ये क्या होगा, सॉल्वेंट का प्लस में अगर मैं बात करूं बी यानी सोल्यूट का, जो वेपर प्रेशर बन रहा है, जो इंटरेक्शन इनके बीच की, वो कैसी है, वो कम स्ट्रॉन्गर है देन ए बी के। कम इंट्रैक्शन मतलब इसकी ज्यादा इंटरेक्शन है, जो सोल्यूशन तैयार हुआ उनके बीच में जो इंटरेक्शन बॉन्डिंग हुई है सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वो अच्छी है। तभी तो, अगर अच्छी है तो जल्दी वेपर बन के उड़ेगी नहीं, तो वेपर प्रेशर कम आएगा, इसीलिए तो नेगेटिव डेविएशन कहा। उल्टा समझो, यहां पे भी सेम कहानी। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहे हैं। कब बन रहे होंगे, जब सोल्यूशन में जो सोलवेंट सोल्यूट है उनका इंटरेक्शन कमजोर रहा होगा, तभी तो वेपर अच्छे से बन पा रहे हैं। तो मैं यही बातें लिख दे रहा हूं। यहां पे क्या लिखूंगा, जो ए है, ए का मतलब क्या है, सोलवेंट के बीच का इंटरेक्शन
प्लस में बी का इंटरेक्शन है, जो सोल्यूट का इंटरेक्शन है वो कैसा रहा होगा। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर। ज्यादा वेपर प्रेशर कब बनेंगे, जब उनके इस बीच का इंटरेक्शन कमजोर रहा होगा। मतलब ये कैलकुलेटेड वाला ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, मैं लिख सकता हूं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आगे बढ़ के क्या सीखते हैं, दो चार टर्म सीखते हैं, जैसे डेल्टा वी। डेल्टा वी मिक्स लिख दूं, मिक्स मतलब मिक्सचर का। यहां पे क्या इक्वल है, तो डेल्टा वी जीरो, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया होगा। चेंज इन वॉल्यूम को मैं बोल रहा हूं डेल्टा वी। अच्छा, यहां पे डेल्टा वी कैसा रहा होगा, अगर मैं बताना चाहूं डेल्टा वी कैसा रहा होगा, देखो लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे डेल्टा वी कैसा रहा होगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव डेविएशन। बार बार कंसेप्ट को वहां ले जा रहा हूं ताकि आप कोरिलेट कर पाओ कि ये चीजें आ कहां से रही है। एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के देख लोगे, बार बार आपको ये टॉपिक नहीं सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा वी मिक्स, मिक्स मतलब मिक्सचर। मिक्सचर का क्या रहा होगा, देखते हैं क्या रहा होगा। अगर नेगेटिव डेविएशन है मतलब जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कम आया। कब कम आया, जब इंटरेक्शन जो उनके बीच की थी वो अच्छी रही है। अगर अच्छी रही है मतलब इंटरेक्शन ज्यादा क्लोज आ गए, मतलब वॉल्यूम घट गया, मतलब वॉल्यूम नेगेटिव में आ गया। यहां पे वॉल्यूम कैसा आएगा, यहां पे वी मिक्स अगर मैं पूछ लूं आपसे तो आप क्या बोलोगे, वी मिक्स यहां पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां की इंटरेक्शन अच्छी नहीं रही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो पॉजिटिव आया होगा। कई ऐसे भी लिख देते हैं कि जो डीवी है ये पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, और यहां पे लेस देन जीरो है। वी मिक्स लेस देन जीरो, यानी जीरो इससे बड़ा है। कोई बड़ी बात है, वही सेम चीज तो घुमा घुमा के बातें बताई जा रही है। ये पॉइंट है जो मैं आपको अलग से डिनोट कर देता हूं। अब एंथैल्पी की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक में आपको मैं फील दे दूंगा एंथैल्पी होती क्या है। अभी जनरली समझो एंथैल्पी जस्ट एनर्जी, एनर्जी को कह रहे हैं, एनर्जी चेंज को। चलो अगर मैं एनर्जी चेंज की बात करूं यानी डेल्टा एच की बात करूं मिक्सचर की, यहां तो जीरो रही होगी, ये तो क्लियर आइडियल सोल्यूशन है। यहां पे डेल्टा एच की बात करूं मिक्सचर की, कैसी रही होगी, यहां पे इंटरेक्शन कैसा रहा ये सोचो। इंटरेक्शन द्वारा सुनो, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम बना। वेपर प्रेशर कम बना जब इंटरेक्शन अच्छी रही होगी। इंटरेक्शन जब अच्छी हो जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो नेगेटिव से शो करता हूं। या फिर दूसरा तरीका वही है, मैं ऐसे भी तो शो कर सकता हूं, वी मिक्स नेगेटिव मतलब लेसर देन जीरो, यानी जीरो इससे बड़ा होगा। और यहां पे बात करी जाए एंथैल्पी की तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे इसका उल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों समझो, पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहे थे। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा आ रहे थे तो इसका मतलब क्या है, इंटरेक्शन अच्छी नहीं रही होगी। अगर इंटरेक्शन अच्छी नहीं रही होगी मतलब एनर्जी चेंज, हमें एनर्जी देनी पड़ी होगी करवाने के लिए, तो पॉजिटिव बोल दूंगा। या फिर डेल्टा एच मिक्स, मिक्स लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो पॉइंट हो गए जो हमें याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा एक कॉमन पॉइंट बता देता हूं। कॉमन मतलब ये सब चीजों में सेम ही रहेगा। कुछ भी काम करोगे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मैं यहां लिख देता हूं एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो हमेशा बढ़ेगी, रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है, ठीक है, पॉजिटिव। या फिर वही कहानी है, मैं ऐसे लिख दूंगा डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। इसके अलावा स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस जो अपने आप हो जाए, वहां पे डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब सब डेल्टा जी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस की जाएगी वन बाय वन हर एक टॉपिक, अभी समझो। और हाँ, यहां पे ज्यादा आपको बुद्धि नहीं लड़ानी। डेल्टा जी कोई पूछ ले तो नेगेटिव बता देना या लेस देन जीरो होना चाहिए। कब, जब प्रोसेस स्पोंटेनियस हो। स्पोंटेनियस मतलब अपने आप हो रही हो। तो मैं इसी भी ऐसे लिख देता हूं डेल्टा जी, घुमा फिरा के आपको इतनी ही बात काम आती है हर जगह कंसेप्ट में, लगभग जीरो से छोटा हो। अच्छा सर ये जगह क्यों छोड़ दी,
क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल देके आपको पूछ लिया जाएगा कि ये सोल्यूशन किसका, आइडियल का है, नॉन आइडियल का है, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो करता है। तो हम वन बाय वन सारे सीखेंगे और एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी जो आपको बहुत हेल्प करेगी इन चीजों को सीखने में। अच्छा, शुरुआत करते हैं यहाँ के एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है समझो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एन हेक्सेन एन हेप्टेन का जब भी आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आइडियल सोल्यूशन की तरह लगभग शो होता है, मतलब लगभग सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होता है। लगभग बोला है, 100% नहीं, 100% तो कोई चीज आइडियल होती ही नहीं है। और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, और एग्जाम्पल आ सकते हैं। अच्छा, मैं एग्जाम्पल लिखने से पहले आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक से क्या होगा, बहुत इजी पड़ जाएगा। अच्छा, लिख के समझाता हूँ। क्या याद करना है आपको, ट्रिक देखो क्या है। CCl4 CHCl3 और क्या है एनिलीन, और क्या है एसीटोन। 4 ही वर्ड है, इसे याद कर लेना है। कैसे याद करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि हर जगह लग जाएगी, पर 90% केसेस में काम आएगी। और 90% बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, मैंने एक एडवांस का सवाल भी देखा तो बहुत इजीली सोल्व हो गया था इस ट्रिक से। तो आई होप ये बहुत इजी ट्रिक है, आप अच्छे से कर पाओगे। अब जहां पे कंपोनेंट ही नहीं है, उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करोगे समझ में नहीं आएगा। अप्लाई कैसे करते हैं अब धीरे धीरे समझते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, तो मैं कैसे बोलूंगा, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पे ट्रिक में दे देता हूं एनिलीन एसीटोन, एनिलीन एसीटोन प्लस में एसीटोन, इसका कोई मिक्सचर है और पूछ लिया कैसा डेविएशन शो करेगा, तो आप बोलोगे एनिलीन कहां आता है, सबसे ऊपर कौन आता है उससे डिसाइड होता है। तो ऊपर एनिलीन आ रहा है, एसीटोन उसके बाद में आ रहा है, तो कैसे डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, कंफ्यूजन सर जरूरी है एग्जाम में, तो ऐसे लिख के भी दे सकता है, एसीटोन प्लस में एनिलीन, C6H5CH3 ना NH2, ठीक है। एसीटोन आपको पता ही है, 2 मिथाइल के ग्रुप बीच में CO कीटोन वाला। अच्छा, बाद में ये 4 चीजें डिस्कस होगी, अभी समझो। आप सर उल्टा लिख के दे दिया तो अभी भी ट्रिक ये फेल तो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। देखो कि एसीटोन कहां है, नीचे अभी भी, और एनिलीन स्टिल ऊपर है, तो कैसे डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। क्या और भी एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया मैंने, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और प्लस में मैंने वाटर लगा दिया, तो ये भी शो करता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, HCl प्लस H2O, NH3 HNO3 प्लस H2O, और ले लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 प्लस में H2O। और कौन से हो सकते एग्जांपल, और हो सकते हैं, समझो बात को, मैं क्या कर रहा हूं, CHX3, ठीक है, प्लस में कोई नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप आ जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मैं एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस में नाइट्रोजन कंटेनिंग, जैसे एनिलीन, एलिन क्या होता है, C6H5NH2, ये होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। और हेलोजन ग्रुप भी आ रहा है, X4 हेलोजन ग्रुप भी आ रहा है, तो ये कैसा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाता चल रहा हूं मैं। इसमें भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, और भी एग्जांपल है जैसे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, इधर क्या है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। किसके, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। क्या एग्जांपल है, समझो बात को। एक तो एग्जांपल है C6H6 प्लस में H2O, यानी बेंजीन प्लस H2O। और भी एग्जांपल है, एग्जांपल आप यहां से बना सकते हो। कैसे, एनिलीन, जैसे आपको पूछ लिया पॉजिटिव डेविएशन का, क्लोरोफॉर्म का बना लिया मैंने CCl4 प्लस में CHCl3, ये दे दिया और बोला कैसा एग्जांपल है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये कैसा एग्जांपल है,
ये पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताई थी ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे थोड़ा याद रखना आप। आगे बढ़ के हम सीखते हैं एजियोट्रोप क्या होते हैं। क्या सीखते हैं? एजियोट्रोप क्या होते हैं। चलो भाई एजियोट्रोप सीखते हैं। देखो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, वो एक जैसे तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी शो लग जाती है। जैसे खासकर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, यार इसे सेपरेट कैसे करें। उन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, आपने आई होप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बस इतनी सी बात है कि अगर सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, मान लो जैसे एक मैंने सोल्यूशन तैयार करा वाटर का प्लस में नमक का और पानी का, नमक का पानी का, तो आपको अच्छे से पता है अगर मैं इन दोनों को बॉईल करूंगा तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और दूसरा बच जाएगा। हम ऐसे इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। मान लो दूसरा तरीका और भी है, मान लो दो सोल्यूशन है और दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है सर? वोलाटाइल का मतलब जो भाप बन के उड़ सके, ठीक है। अगर भाप बढ़ के उड़ सके तो मान लो दोनों ही वोलाटाइल है, एक 50 डिग्री सेल्सियस पे वोलाटाइल मतलब बॉइलिंग पॉइंट आता है और एक का आता है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और मेरे को दोनों सेपरेट करने हैं। तो मैं अगर जैसे ही सोल्यूशन को 50 डिग्री तक ले जाऊंगा, एक तो बॉइल होके चला जाएगा, अगर एक बॉइल होके चला जाएगा दूसरा बच जाएगा, और मैं दोनों को अलग अलग बीकर में सेपरेट कर सकता हूं। स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं इन सब चीजों के, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तब तो काम चल जाएगा, पर मान लो कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट, हम जनरली मैं क्या करूंगा, दो ही, एक सोल्यूट लूंगा एक सोलवेंट लूंगा हर बार सोल्यूशन में। क्यों? हमारा टॉपिक जो अराउंड घूमना है इस चैप्टर में वो बाइनरी सोल्यूशन होगा। बाइनरी सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते तो मैं दो ही कंपोनेंट की बात करूंगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, मान लो दोनों ही कंपोनेंट ऐसे है जिनका बॉइलिंग पॉइंट वो सेम है, तो क्या उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से अलग कर सकता हूं? तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी यार, हम इन्हें अलग कैसे करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से। क्या बोला मैंने? एजियोट्रोप की बात कर रहा हूं। एजियोट्रोप, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो। मैं एक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहा हूं, तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे। मान लो एक ए बोल दिया और एक बी कंपोनेंट बोल दिया, ठीक है। बी कंपोनेंट मतलब ए सोल्यूशन, मान लो दूसरा ही नाम रख देता, नहीं तो आप सॉल्वेंट सॉल्यूट से कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो बोलना वही चाह रहा हूं मैं कि ए का मतलब सोल्यूट और ए का मतलब बी का मतलब सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट है। अगर दो कंपोनेंट है तो आप बात को समझो क्या बोल रहे हो। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट को बीटी से दिखा दे रहा हूं ऐसे। बॉइलिंग पॉइंट मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या मैं इन्हें बॉईल करके सेपरेट कर सकता हूं? अगर मैंने आग लगा दी, बॉईल करके सेपरेट करना चाहा, तो क्या सेपरेट होगा? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर दो कंपोनेंट जो हो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, उसे एजियोट्रोप कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा हो कि मान लो इसका 40-40 है और जो सोल्यूशन तैयार हुआ उसका जो कंपोनेंट है, उस वो जो बन के तैयार हुआ है वो बॉईल हो रहा है 60-60 पे, वो तो इनसे ज्यादा पे बॉईल हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, वो मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। और कोई ऐसा सोल्यूशन है जो कम, जैसे 40 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, पर सोल्यूशन बनने के बाद ये बॉईल होना शुरू हो गया 30 डिग्री 20 डिग्री पे, यानी कम में, तो मिनिमम एजियो बॉइलिंग ट्रोप कहूंगा मैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सर लिखवा भी देता हूं मैं, ऐसा ना हो कि आप बस याद कर लिया और भूल गए थोड़ी देर में, तो लिखवा देता हूं। मैंने क्या बोला, एक तो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एजियोट्रोप्स,
क्या होगा, समझो बात को। एक तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं लिक्विड सोल्यूशन, हमें ये देना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो इनके कंपोनेंट से ज्यादा होगा। जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा किससे, इनके कंपोनेंट से, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बहुत इजी है। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इसका नाइट्रिक एसिड प्लस में H2O, H2O 32% और ये 68%। सर परसेंटेज क्यों बता रहे हो, डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए बाय मास, ठीक है, बाय मास। अच्छा और क्या बताना चाह रहा था मैं कि मैक्सिमम, कंफ्यूज मत हो जाना, मैक्सिमम लिखा हुआ है लेकिन वो शो करेंगे जितने भी रोल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे। कौन सा मिक्सचर, जो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले रोल्स लॉ से मिक्सचर है वो मैक्सिमम को शो करेंगे। थोड़ा सा कॉन्ट्रैरी है, याद रखना ये बात। क्या बोला मैंने, कौन शो करेगा, जो नेगेटिव डेविएशन वाले किससे, फ्रॉम रोल्स लॉ, फ्रॉम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही, जो पिछले एग्जांपल करवाए ना वो सारे रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे। तो नेगेटिव में उल्टा है मैक्सिमम वाला। अच्छा अब मिनिमम की बात कर लेते हैं। मैं ट्राई करूंगा अगर एक टॉपिक भी एक्स्ट्रा पढ़ाओ तो वो रिलेवेंट हो, ऐसा ना हो कि आपने दुनिया भर की चीजें पढ़ ली और उनमें से आधे ज्यादा इररिलेवेंट हो, उसका फायदा नहीं है। अच्छा मिनिमम boiling azeotrope, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, मिनिमम आ रहा है तो एक बात तो तुम्हारे को क्लियर हो जानी चाहिए, इसे कौन शो करेगा, जो मिनिमम मतलब उल्टा वाला, कौन, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने एग्जाम्पल है सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और याद रखना जिसका है, क्या है, इथेनॉल C2H5OH प्लस में वाटर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने आपको बता दिया कि ये लगभग 95% होता है, कहीं 95.6% है, 5%, इनमें हमें नहीं होता, जो एनसीईआरटी में मोस्टली 95% दे रखा है वो देख के चलना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, जिनका वेपर प्रेशर, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं, जिनका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन या मिक्सचर है वो कैसा होगा, मिनिमम होगा कंपोनेंट के कंपैरिजन में, जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, बहुत इजी है और मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको सीखना है। अच्छा अब हम पढ़ते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नाम बहुत सुना होगा, मैंने आपको हर बार कहा कंसेप्ट सीखने से पहले जो आपके पुराने कंसेप्ट बने पड़े हैं, मैं नहीं कह रहा कि उसे क्रॉस चेक मत करो, पर जब सीख रहे हो तो सिर्फ एक की बात ध्यान से सुनो कि अगला कहना क्या चाह रहा है। आपके दिमाग में पुराने कंसेप्ट बने रहेंगे तो बार बार वो क्लैश करेंगे पॉइंट, क्योंकि दोनों साइड के अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, फिर आपको लगेगा कि ये मास्टर ठीक पढ़ा रहा है या वो मास्टर ठीक पढ़ा रहा है। तो हमें एक टाइम पे एक चीजों को ध्यान से सीखते जाना है। अच्छा शुरुआत करते हैं, तो पहले तो ये सुनो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप बताओ सर, जहां पे बॉइल बनना स्टार्ट हो जाए, बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाए, सही बात है। एक और डेफिनेशन होती है, याद करने की कोशिश करो क्या डेफिनेशन होती है, और नहीं पढ़ा तो अभी बता देता हूँ। क्या बोल रहे हो, फिर वही अच्छी सी लाइन बता दूंगा मैं कि वो टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही बोल रहे हो। एक डेफिनेशन और सुनो, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, पहले सुनो। ये मैं पढ़ा रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। नोट माय पॉइंट, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि मैंने ये बोला कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं NaCl है, NaCl के टूट के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, अभी लास्ट में हम देखेंगे भी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या देखेगी, वो ये नहीं देखेगी कि भाई साहब ये Na+ और Cl- के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतना देखेगी कि सोल्यूट पार्टिकल था NaCl और वो टूट के दो बन गया, मतलब Na और Cl को एक जैसा ट्रीट करेंगे और बोलेंगे तो दो कंपोनेंट हो गए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं कहना क्या चाहता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, और भी टॉपिक हो सकते हैं। हम बातें करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है सर, एक एक करके सारी डिस्कस होगी, सुनते जाओ। वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो कि डिपेंड करे, मैं ये नहीं बोला इंडिपेंडेंट रहे या फिर सोलवेंट की, मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते जाओ। जो कि डिपेंड करे किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, वो उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मैं क्या बोल सकता हूं कि इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंड लिख देता हूं, जो कि डिपेंड ना करे, नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड ना करे, नंबर ऑफ नहीं, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, किस पे डिपेंड ना करे, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, इन पे डिपेंड ना करे। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, हमें 2 से 3, 3 से 4 पढ़नी है, जो पढ़नी है आपको बताता जाता हूं। पहले हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद और भी पढ़ते जाएंगे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, और भी आएंगे, धीरे धीरे सीखते हैं। एक और है जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिससे जिन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं आपको, अब हमें क्या करना है, हमें जो सॉल्यूशन लेना है, जो हमें बाइनरी सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सोल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, जो सॉल्वेंट होगा वो वोलाटाइल होना चाहिए, और जो सोल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। इस बेस पे हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब वाटर, और भी हो सकते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब जैसे शुगर ले लो, केन शुगर, यूरिया ले लो, और भी ऐसे ऐसे ले सकते हो, ग्लूकोज ले लो। ये जो वोलाटाइल हो, जो टूट के ऊपर ना हो जाए। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, पहला क्या लेते हैं, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। वेपर प्रेशर का कम हो जाना, रिलेटिव मतलब रिलेट करके स्टार्टिंग के मुकाबले कितना कम हो गया। ठीक है, अच्छा एक बीकर बना के समझाता हूं आपको, बहुत इजीली समझ में आएगा। ये मैंने कर दिया, आग लगा दिया, ये कोई डाल दिया मैंने लिक्विड। अच्छा, इसका अच्छा खासा वेपर प्रेशर बन रहा होगा।
अब मैंने इसके अंदर उठा के क्या डाल दिया, कोई नॉन वोलाटाइल, देखो वोलाटाइल तो सॉल्वेंट है ही, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सल्यूट घेर दिया, मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सल्यूट को ऐड कर दिया। जब मैंने इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सल्यूट को ऐड करा तो क्या हुआ होगा, पहले तो सारे कंपोनेंट जो सरफेस पर प्रेजेंट है वो किसके प्रेजेंट थे, वो प्रेजेंट थे सॉल्वेंट के। अब जैसे हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का डाला तो कुछ तो कंपोनेंट सरफेस पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के भी आने लग गए होंगे और कुछ उसके। अब नॉन वोलाटाइल का मतलब ये तो भाप बनाएंगे नहीं। अब क्या है, जैसे समझो बात को, 4 बंदे हम रेस में भाग रहे हैं, अच्छा खासा मजे आ रहे, भाग रहे बढ़िया, चारों का स्पेस है। अब मान लो 2 आगे लाके खड़ा कर दे और दोनों भाग भी नहीं रहे, तो जो 4 है हम भागने की स्पीड वो तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि 2 आ रहे अड़ंगा अड़ा रहे, बस आगे आके कुछ नहीं कर रहे, अड़ रहे हैं बीच में, वो कहते हैं नहीं कि बस बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। रुकावट पैदा करेंगे कहने का मतलब क्या है, अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम बनने लग रहा होगा, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में लोअरिंग, कमी आ गई होगी। ठीक है, कितने से कमी आई, इसी को मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सीखते हैं, मैंने क्या बोला, एक कंपोनेंट था पीए, ठीक है, अगर मैं इसका पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो हम रोल्स लॉ से सीखते आ रहे हैं, सीख कर आ रहे हैं, ये होगा ऑब्वियस सी बात है, चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, पहले तो वही कहानी लिख दूंगा कि पहले मैं एक कंपोनेंट है जो इसके डिपेंड करता है फ्रैक्शन पे, और जैसे ही होगा वो फिर मैंने उसका के हटाया तो के लग गया, के के बाद ये रोल्स लॉ में हम अच्छे से सीख चुके हैं कि के की वैल्यू ये आ जाएगी एक्स, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं एक बात बताऊं, मोल फ्रैक्शन जितने भी होते हैं अगर हमने सबको जोड़ दिया तो क्या वैल्यू आती है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल है, न्यूमेरिकल की टेंशन मत लेना, मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि थोड़ा नाम वाम लिखा रहता है तो उसपे बहुत कुछ होने की दिक्कत होती है चैनल पे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन एक बार में लाऊं, अच्छी टेस्ट सीरीज के बहुत अच्छे लाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, द सम ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, या मैं किसी भी चीज के फ्रैक्शन की बात करूं कितना आता है, तो आप बोल दोगे सर ये तो हमें बचपन से पता है, 1 आता है, बचपन से पता नहीं, बचपन वाली चीजें तो काम आएगी, अब बचपन में सीखा क्यों था, ताकि आगे कंसेप्ट में काम आए। ठीक है, अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन तो मैं तो इसे तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसकी जगह एक्स ए की जगह मैं अगर 2 कंपोनेंट है तो 2 कंपोनेंट टोटल तो 1 होगा, अगर एक में से अगले को माइनस कर दिया बी वाले को, तो मैं ये बोल सकता एक्स ए आ जाएगा, वही चीज तो लिख दिया। अरे समझो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 रहा होगा, मैंने एक्स ए लिखना है, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी नहीं लिख सकता क्या मैं, वही तो लिखा है, समझो बात को। अच्छा, अब देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी ए को इसे इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा साफ साफ, ले भाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, माइनस में पी बी नॉट एक्स बी आ गया, देखो सिंपली मल्टीप्लाई तो करा है। अच्छा, अब मैं इसे उधर ले जा रहा हूं, ले जाके दिखाता हूं, किसको ले जाता हूं, इस वाले कंपोनेंट को मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आया, ये तो मैथमेटिक्स की चीजें हैं और इतनी तगड़ी भी नहीं है। स्टार्टिंग में कितना बन रहा था, स्टार्टिंग में तो ये बन रहा होगा शुरुआत में, स्टार्टिंग में ये सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है, तो ये आया क्या है, यही तो लोअरिंग आई है, किसमें लोअरिंग आई है, वेपर प्रेशर में, इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितनी लोअरिंग आई, स्टार्टिंग में कितना था उससे कितना कम हो गया, बनने के बाद जो बन रहा है उससे स्टार्टिंग में कितना था कम कर दो माइनस, तो जितना डिफरेंस आया तो वही तो चीज आ जाएगी, तो यही तो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना,
बी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन में, ये बस नीचे लिया है। क्या ऐसे लिख सकता हूं? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो चीजों को ध्यान से देखो। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, इसमें आपको क्या बताया? नंबर ऑफ ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी बी कितना प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पहले बी का मोल्स निकालेंगे, जो इतने बी के मोल्स है, और बी के नीचे जो टोटल मोल्स है। टोटल मोल्स मतलब दो ही कंपोनेंट होंगे, ए और बी। तो ऐसे इसकी वैल्यू रख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की ऐसे निकालेंगे। अब बात को समझो, स्टार्टिंग में कितना था, उसके रिलेट में, उसके कंपैरिजन में कितना कम हुआ। इसी को तो मैं रिलेटिव लोअरिंग बोलूंगा वेपर प्रेशर में। ये ऐसे निकलती है। क्लियर हुई होगी? बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम धीरे धीरे सोल्व करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, जिन्हें मैं नाम दूंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ ही रही है, ठीक है, जिसका नाम है अब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी क्या हुआ था? वेपर प्रेशर में कमी आई थी, ये पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये क्या होता है? समझो बात को। यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्यों कुल्फी वाले अंकल कुल्फी क्यों जमाते जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे? गाड़ियों में कूलेंट क्यों डाला जाता है? ऐसी बहुत सी बातें, बहुत से कंसेप्ट जो बचपन से आपके दिमाग में बने हुए हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन क्लियर होगी। बस आप ध्यान से इस लेक्चर को देखते जाओ। अच्छा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनो, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। नहीं, क्यों नहीं? सही बात है, पर मैं दूसरा डेफिनेशन सुना रहा हूं, दूसरे टाइप की, जो कि यहां पे काम आनी है। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। समझो बात क्या बोल रहा हूं। पहले नाम लिख देता हूं, टॉपिक क्या है? सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिख दूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? हमें पता नहीं है क्या सर? इंक्रीज होना। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीमेंट, बढ़ना। बढ़ने को हम एलिवेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसे समझो, थोड़ा समझो। कोई बीकर बनाया, ये मैंने लगा दी आग। इसके अंदर क्या है? लिक्विड प्रेजेंट है, प्योर लिक्विड ए प्रेजेंट है, मान तो सोलवेंट प्रेजेंट है। सोलवेंट कैसा होगा? वोलाटाइल। अगर ये वोलाटाइल होगा तो कुछ तो वेपर प्रेशर बनाएगा, ठीक है भाई। अगर वेपर प्रेशर बनाएगा मतलब मान लो 50 डिग्री पे ये बॉईल हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 है। अब इलेवेट हो जाएगा, इसका कहने का मतलब। अब इसके अंदर डाल लो, मान लो मैंने डाला सल्यूट, ताकि सॉल्वेंट तो डाला ही हुआ था, सल्यूट डाल दिया ताकि एक सोल्यूशन तैयार करूं। तो मैंने इसके अंदर क्या डालना शुरू कर दिया? सल्यूट डालना। तो पहले तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे? सिर्फ वाटर के। अब थोड़े थोड़े सल्यूट के मॉलिक्यूल्स आगे होंगे। अगर सल्यूट के आगे, तो वही एग्जांपल है कि अभी तक ये बढ़िया उड़ रहे थे, अब इनका उड़ना मतलब ये जो वेपर है वो लेट से बनेगा। अब वो 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होके नहीं सारे वेपर बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आगे है ना, सरफेस पे मॉलिक्यूल पहले ही ऊपर जाने में मुश्किल थी, अब और आगे जो रोक रहे हैं, तो अब तो और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। कहने का मतलब क्या है? अच्छा, ये बॉईल कब हुआ होगा? सोचो, मैंने क्या बोला? सरफेस के मॉलिक्यूल बॉईल कब होंगे? एक वेपर प्रेशर, जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा किसका? एटमॉस्फेयर का। मानते हो? कोई भी चीज, आप दुनिया में खड़ा हूं, आप खड़े हो, क्या आपको क्या लग रहा है? कोई प्रेशर नहीं लग रहा? हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसे हम 1 atm प्रेशर बोलते हैं। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अब क्या देखो, स्टार्टिंग में
मॉलिक्यूल्स के वेपर बने, वेपर बने, वेपर बने, वेपर बने। क्या वेपर बनते ऊपर आ गए? नहीं, वेपर अगर ऊपर आ तो जाते, पर ऊपर देखा कि यार एटमॉस्फेयर और लगा रहा है अपने ऊपर प्रेशर। अब इतना प्रेशर इस मॉलिक्यूल के पास, इतनी एनर्जी आ जाए इस मॉलिक्यूल के पास कि इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा हो जाए। जैसे उससे ज्यादा होगा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, कब हो जाए? उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे भी हो जाए, जिस टेम्परेचर पे भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ किसका? एटमॉस्फेयर का इक्वल हो जाए। समझो ना बात को, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा होगा, इक्वल हो जाए, तो उसी को मैं बॉइलिंग पॉइंट बोल दूंगा। क्यों? इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होते मॉलिक्यूल बॉइल होकर ऊपर भग जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा? बॉइलिंग पॉइंट बोलूंगा, इक्वल हो जाए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया, और आप सोचोगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा एलिवेट हुआ होगा। जैसे हमने सल्यूट डाला, सल्यूट कैसा था? नॉन वोलेटाइल, तो इलेवेट हो गया होगा। जो बॉइलिंग प्रेशर था, जो बॉइलिंग पॉइंट आसानी से, जैसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस देने पे बॉइल होके भग जा रहा था, अब 50 डिग्री से ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी। कितनी हो गई, इसे कैसे कैलकुलेट करें, वो चीजें सिखा रहा हूं मैं, समझो। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है सर? यानी चेंज इन टेम्परेचर और बिफोर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस हो रहा है। जब ये नोटिस करा गया, पहले एक छोटा सा ग्राफ बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि है इजी सा, पर बच्चों ने क्या कर रखा है, उन्होंने ये और ये नहीं चेक करा, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या चीज है। अगर उन्होंने चेक कर लिया तो ध्यान से नहीं समझा कि कहना क्या चाह रहा है ये ग्राफ। तो समझते हैं, यहाँ मैंने ले लिया टेम्परेचर और यहाँ ले लिया वेपर प्रेशर। टेम्परेचर वेपर प्रेशर दोनों ले लिया और मैं इनका बनाने लग गया क्या? ग्राफ। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, समझो। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ऐसे ले लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये मान लो ले ले मैंने प्योर सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? कोई मिक्सचर मिला दिया। देखो जैसे जैसे ये आ रहा है कम होता जा रहा है, एक टाइम आने पे, एक टाइम आने पे उल्टा। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर दिया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये वेपर प्रेशर है। मैंने क्या बोला था? वेपर प्रेशर इधर डिनोट कर रहा हूं, इधर मैं टेम्परेचर डिनोट कर रहा हूं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक टेम्परेचर, मान लो एक टेम्परेचर स्पेसिफिक देना पड़ जाए कि जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो इतना है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैंने क्या बोला? कोई भी कंपोनेंट कब बॉइल होगा? जब वो आते, जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टाइम आने पे वेपर प्रेशर बॉइल किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि यार अब इसके बाद जैसे ही इसके बराबर होगा ये बाहर बढ़ के उड़ जाएगा। मैंने इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया। सोल्यूट डालते ही क्या होगा? अब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। यानी अब जो ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तभी तो वेपर बनेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर दिया तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा। वेपर प्रेशर यहाँ पे वेट करने के बाद, अब देखो वेपर प्रेशर यहाँ से यहाँ खिसक गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे आएगा वैसे भाप बन के उड़ना स्टार्ट होगा। ये किसका है? सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये वाला वेपर प्रेशर जो है ये TB है, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बता रहा है कि सॉल्यूशन को बॉयल होने में कितना टेम्परेचर लगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सीधी लाइन मान लो, सीधी लाइन गई है। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोलवेंट को। तो प्योर सोलवेंट को जितना टेम्परेचर लगा वो मैं P0B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, चेंज कितना आया होगा इसमें?
तो डेल्टा टी बी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अब इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, डेल्टा टी बी जो है, याद क्या हम देख के बता सकते हैं कि इसमें से इतना घटाएंगे तो चेंज आ जाएगा, तो वही चीज लिख रहा हूं मैं, डेल्टा टी बी, अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा सा, डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी बी नॉट, माइनस डेल्टा टी बी नॉट। इंपॉर्टेंट है, ये किसका है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, ये किसका है, सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का। क्यों, जब फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाए, जब आएगा तो बता दूंगा, बस आप कंफ्यूज मत हो जाना आगे किसे रखना है पीछे किसे रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत हलवे से आते हैं, सब कुछ दिया रहेगा, इसको आप इसकी जगह इसको पुट करोगे और वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, बशर्ते आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आप आगे पीछे ना करते हांडो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, बाय एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये चेंज कितना आएगा, टेम्परेचर कितना ज्यादा देना पड़ेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना ज्यादा डाला। ये तो बात है ऑब्वियस, समझ में भी आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और क्या देखा गया, मोलेलिटी, क्या बोला मैंने, मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखा भी गया और हम ऐसे देख के ही बता सकते हैं। अच्छा, जब मैंने इसका कांस्टेंट हटाया तो एक कांस्टेंट लग गया, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लग गया, जिसे के बी, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट की बातें चल रही है, एम बोला मैंने, ठीक है, के बी बोला। अब के बी होता क्या है, इसके बारे में छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। पहले इसे बोलते क्या है, तो मोलेलिटी से बात चल रही है तो मैं मोलल लगाऊंगा, इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। अच्छा, कई लोग क्या बोलेंगे, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे डिफाइन करा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और भी नाम हो सकते हैं, जैसे एक बहुत फेमस नाम है एब्यूलोस्कोपिक, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी नाम हो सकते हैं। ये नाम है जो फेमस है, जो चलते हैं मार्केट में, तो हम ये से जान लेते हैं। अच्छा, और क्या जानना है इसके बारे में, और इसके बारे में क्या जानना है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट में कैसे डिफाइन करूंगा। अगर मैं m को नीचे ले जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं Kb इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। m मतलब मोलेलिटी, बार बार इसलिए बता रहा हूं, मोलर मास आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, मोलर मास अलग है, एक मोल का मास, और मोलेलिटी अलग है। आपने कंसंट्रेशन टर्म में ये सारी चीजें आई होप पढ़ रखा होगा। तो मैं टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब केल्विन ही होगा, ऐसा यूनिट। मोलेलिटी क्या होती है, या तो मैं इसे मोलल बोल सकता हूं, मोलल, या फिर केल्विन बटे में। मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी मोल अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट इन लीटर इन केजी, ठीक है, अपॉन में वेट, तो मैं क्या था केजी। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं कि केजी केल्विन मोल इनवर्स, तो ये इसकी यूनिट आ गई। अच्छा, कहीं कहीं एग्जाम में के भी नहीं दिया मान लो, तो कैसे निकालोगे, तो इसका बहुत ही इजी तरीका है। क्या तरीका है, लिखते जाओ, आर डेल्टा टीबी नोट का स्क्वायर। अब आपको एनसीईआरटी में टीबी नोट नहीं दिखेगा, पर नीचे लिखा होगा प्योर, प्योर सोलवेंट, सोल्यूट का। अगर प्योर लिखा हुआ है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि टीबी नोट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से कंसेप्ट ही सिखाया, तो एनसीईआरटी से कंफ्यूज मत हो जाना, और ऐसा नहीं लगना चाहिए एनसीईआरटी से बाहर का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस पोर्शन इसमें ना देके फ्रीजिंग पॉइंट वाले में एक साथ दिया है। इनटू में आर मोलर मास ऑफ द सोलवेंट है ये, अपोन में 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन एच, ये फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया है और हमें याद रखना है। जनरली नहीं पूछा जा सकता, पर मान लो सरफराज एग्जामिनर ने पूछ लिया, क्या करेंगे, बताया ना। अच्छा,
ये किसके लिए होता है मेरे को बताओगे? ये होता है 1 मोल के लिए। किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए। अच्छा, मान लो ये नहीं दिया, मान लो ये नहीं दिया, तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सारी चीजें 1 बाय 1 पढ़ो, पचाते चलो धीरे धीरे। मोलरिटी इनटू लेटेंट हीट, ये दिया होगा। अच्छा, बात को समझो ना यार, बचपन से हम टॉपिक सीखते आ रहे हैं कि ये 1 ग्राम के लिए होता है, मोलर मास मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मोल के लिए आ जाएगा, वही तो बात है। अच्छा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कई लोग फॉर्मूला में कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, KB इज इक्वल टू वेट ऑफ, जैसे मैंने कहा ना मोलरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। सॉल्यूट की बात चल रही तो PB यानी WV यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय किसका? वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में हजार क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि अगर ग्राम में दिया है तो हमें केजी में चाहिए होता है, इसलिए 1000 लिख दिया। तो आप यूनिट देख लेना अच्छे से। इनटू में m, कई ऐसे ही बता देते डेल्टा टीबी को, तो ऐसे भी सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये ऑन द स्पॉट रट्टा मारने की जगह आराम से निकाल सकते हो, दिमाग में आ जानी चाहिए कॉन्सेप्ट कर। क्वेश्चन क्या है? आपको पूछे इतनी सी बात आप रट के ये गए हो, फायदा क्या है? वापस इसमें कन्वर्जन करोगे, चीजें सीखो, अपने आप चीजें इजी हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ के और चीजें सीखते हैं। ये टॉपिक हो गया खत्म, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नहीं। अच्छा, ब्लैक में देखियो चल रही है वीडियो। अब हम बढ़ के सीखते हैं फ्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, बॉइलिंग करने के लिए हम कर क्या रहे थे? सर बॉइलिंग करने के लिए हम गर्म कर रहे थे, मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे थे। Am I right? सही बोल रहा हूं ना मैं? हम कर रहे थे, हीट प्रोवाइड कर रहे थे। फ्रीजिंग के लिए क्या होगा? हीट को कम करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा वो है कि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो काम का नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हट चुका हमारे सिलेबस से, कि जो वाटर होता है वो 4 डिग्री पे आके मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, ना कि 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे क्या होता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे वॉइड क्रिएट हो जाते हैं। वॉइड मतलब खाली स्पेस क्रिएट हो जाते हैं। कोई वॉइड बोलते तो ऐसा ना लगे कि जंगली से क्या सुन लिया या बहुत हैवी है। हैवी बात नहीं, इतनी सी बात है कि उनके बीच में वेपर वॉइड मतलब स्पेस क्रिएट हो जाते हैं। अगर स्पेस क्रिएट हो जाते हैं तो डेंसिटी कम होगी। अच्छा, या बढ़ेगी? डेंसिटी कम हो जाएगी, स्पेस, और डेंसिटी कम होगी तो तुम्हें पता होगा वाटर तैरने लग जाता है, प्लांट दिखना। क्यों बताया? अभी काम आएगा, छोटा सा। क्यों? क्योंकि टॉपिक सिखा रहा तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये बातें तो रह गई। तीसरा टॉपिक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देंगे। अच्छा, लिखता हूं मैं इस टॉपिक को पहले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझो बात को क्या है। फिर ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ क्यों बना रहा हूं? एनसीईआरटी में दिया है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट सीखने के लिए भी, और आ भी जाता है। वैसे इतना ज्यादा नहीं आता पर आता है, ये बात ट्रू है। वेपर प्रेशर समझो, समझो इस ग्राफ को। क्यों समझो? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इतना ज्यादा, पर समझ में आने में दिक्कत होती है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। फ्रीजिंग पॉइंट, पहले तो हम ग्राफ समझेंगे कि टेम्परेचर उस टाइम क्या कर रहे थे, मतलब कोई बीकर था, उसके अंदर लिक्विड पड़ा था तो हम उसे बॉईल कर रहे थे। यही तो कर रहे थे कि बॉइलिंग कर रहे थे उसकी, और वो वेपर बना रहा था, मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो वेपर बना रहा था। मतलब वेपर घटेंगे अगर हीट हम घटाएंगे, ठीक है।
वेपर घटेंगे अगर घटाएंगे, एक टाइम आने पे उसके लिक्विड स्टेट तक आ जाएगा, लिक्विड के बाद और ज्यादा सॉलिड स्टेट पे आएगा। जैसे ही सॉलिड स्टेट पे आएगा ना, ग्राफ देखा गया ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया सोलवेंट का, जब वो सोलवेंट कैसा था, प्योर था। अब मैं क्या उसके अंदर सोल्यूट मिला दिया तो ये थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा, यही तो हम सीख के आ रहे। अब हम उल्टा चलेंगे, ठीक है, डिप्रेस होके यहां आ गया तो पहले मान लो उसकी जो सॉलिड स्टेट थी, ये क्या है, सॉलिड स्टेट, और ये मोल्टन, तो यहां पे आके मान लो बर्फ जम रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट TF लिख दे रहा हूं, ठीक है, TF नोट, क्यों, क्योंकि ये प्योर का था। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसके अंदर सोल्यूट ऐड करा, सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल, तो ये घट गया, इसे क्या बोलूंगा, सोल्यूट या सोलवेंट का बोलूंगा प्रेशर। ये धीरे धीरे वेपर प्रेशर, हम एनर्जी कम करेंगे तो कम होती जाएगी, एक स्टेट पे आके ये भी कम होगी, तो इसकी देखो डिप्रेस हो गया, फ्रीजिंग यहीं पे हो जा रही थी पर सोल्यूशन की फ्रीजिंग यहां पे हो रही है, सोल्यूशन की फ्रीजिंग TF लिख दे रहा हूं, यहां पे हो रही है, ठीक है, TF। अच्छा, चेंज कितना आया, चेंज डेल्टा TF, ठीक है। मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, कर सकता हूं बिल्कुल, डेल्टा TF क्या होगा, चेंज कितना आया, ये कितना है, इससे माइनस कर दूंगा, चलो भाई कर देता हूं मैं माइनस, अच्छा कर दिया। कहने का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, जब उसके लिक्विड फेज और उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर एक हो जाए तो उस टाइम जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में बनना चालू हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा और वेपर प्रेशर कम हुआ या हमने एनर्जी उससे खींच ली, रिसीव कर ली, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे भी जो बिल्कुल वही कहानी पड़ी थी ना, वही यहाँ पे रिपीट मार देंगे, मारते हैं भाई। डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितने मोल्स के सोल्यूट होंगे, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा ये डिप्रेस होता चला जाएगा, यही बात तो लिखी है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है और हम देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, मोलेलिटी है, अब दोबारा यही चीज पा ली गई, मोलेलिटी बोल रहा हूं बार बार, मोलेलिटी नहीं बोल रहा, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, अच्छा मिट गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं और क्या देखते हैं कि अगर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कोई कंसेप्ट जो कोई वो लगेगा कांस्टेंट, तो मैंने KF बोल दिया और M बोल दिया। अच्छा, KF क्या है, तो देखो मोलल की बात की गई है तो वही बोलूंगा, क्या मोलल क्या हुआ है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट ये नाम ना, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या वही मैं कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकता हूँ, या और नाम क्या है, क्रायोस्कोपी, तुमने सुना होगा कि बर्फ के क्रायो प्रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में किसी को रखा गया, तो क्रायो मतलब बर्फ रिलेटेड, बहुत ठंडी चीजों से रिलेटेड, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, ये दो नाम बहुत फेमस है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट क्या है, यूनिट फिर सेम होगी, यहाँ पे यूनिट सेम हो जाएगी, कैसे यूनिट सेम हो जाएगी, KF निकाल लो ना, कैसे करोगे, डेल्टा TF अपॉन में M, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर है तो केल्विन में, अपॉन में ये मोलेलिटी है, ये तो मोलल, बिल्कुल सेम, केल्विन मोलल, इनवर्स ऊपर ले गए इनवर्स, ठीक है। अच्छा भाई, और कुछ सीखने वाली बात, एक वही बात, फिर अगर KF एग्जाम में ना दिया हो तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे भी वैसा ही जैसा हमने अभी पुराना फॉर्मूला सीख के आए वैसे ही मिलता जुलता सीखना है, जिसे मैं क्या बोलूंगा R, वहां डेल्टा TB था, यहाँ डेल्टा TF का स्क्वायर, ये स्क्वायर मत भूल जाना, मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में 1000 इनटू में डेल्टा
वहां पे क्या था, वेपोराइजेशन, यहां पे क्या है, फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इतना नोट कर लो। ठीक है, ये किसके लिए था, ये 1 मोल के लिए था सर। अगर ये 1 मोल के लिए था तो अगर मेरे को मान लो नहीं दिया और लेटेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, डेल्टा फ्यूजन नहीं दिया और मोलर मास दिया है, और लेटेंट किसका दिया इस बार, फ्यूजन का दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, छुपी हुई ऊष्मा। तो हम क्या करेंगे, इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसे पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब वही एक और फिर वही रोना धोना, छोटी सी बात, क्या अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया तो कोई गलती तो नहीं है, कि एफ मोलरिटी को खोल के लिख दिया थोड़ा, कि उसका वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर वेट, ये क्या है, मोलरिटी ये मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में क्या है 1000, ऊपर में क्योंकि कन्वर्ट होके केजी में आना चाहिए, और नीचे में क्या है वेट ऑफ सोलवेंट इनटू में। ठीक है, अच्छा अगर पिछली बार मैंने मोलिलिटी में मल्टीप्लाई एम भी कर दिया हो तो ध्यान देना वो एम नहीं है। अच्छा, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही घुमा फिरा के आप बता दो मोलर मास निकालना, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बराबर के एफ मल्टीप्लाई बाय वी इनटू में 1000 अपॉन में डेल्टा टी एफ इनटू में ये नंबर ऑफ फॉर्मूले बना सकते हो, आप कंसेप्ट सीखो। आई होप क्लियर हुआ होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, आगे बढ़ के एक और टॉपिक रह रहा है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। सीखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन मतलब सर हायर टू लोअर, और आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अब मैं अगर पूछने में थोड़ा कंफ्यूज करना चाहूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, अच्छा डिफ्यूजन मतलब हायर टू लोअर किसका, बॉइलिंग और सोलवेंट का या सोल्यूट का। तो थोड़ा अब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि यार ये आप बातें किसकी कर रहे हैं, किसकी चल रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है, एक जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म है जिसका मतलब सिर्फ इतना हायर टू लोअर। जैसे एक घर में धुआं है और दूसरे घर में कोई धुआं नहीं है। एक घर मतलब एक रूम में धुआं फैला हुआ है, दूसरे में नहीं है और दोनों का गेट क्लोज है। मान लो एकदम से मैंने दोनों का गेट ओपन कर दिया, जैसी फ्री इन्वायरमेंट दूंगा होगा क्या। आप बातों को ये मत सोचो एक्सपेक्ट करो कि हर चीजें लिख के बताई जाएगी। कई चीजें होती है जो मुंह से बता दी जाए, क्योंकि ये हम बचपन से सीखते जा रहे हैं। हर चीजें लिखेंगे तो वैसे ही बोर्ड भर जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो रूम है, दो रूम के मैंने खोल दिया आपस में। अगर मैंने उनको खोल दिया तो जिसमें धुआं भरा पड़ा है वो खाली वाले में भाग कर जाएगा। क्यों भाग कर जाएगा, क्योंकि हर एक की टेंडेंसी होती है कि हायर टू लोअर में जाने की। अच्छा, अब जिसने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रखा होगा उन्होंने दो दो तीन तीन डेफिनेशन पढ़ ली होगी। अब एक डेफिनेशन पढ़ा होगा लोअर टू हायर, तो बोलोगे सर आपने तो टेंडेंसी पाया है हायर टू लोअर, और यहाँ तो हमने उल्टा पढ़ के बैठा है, तो क्या हमने गलत पढ़ के बैठा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक पढ़ के बैठे हो, बस शर्ते कि वहां पे चीजें क्या टर्म यूज करी गई है। टर्म को मैं अभी सिखा दूंगा ना, तो आप बोलोगे यार जो हमने पढ़ा है वो भी हायर टू लोअर है, पर लोअर टू हायर क्यों बोला गया वो सीखते हैं। अच्छा, तो तीसरी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चौथी हो गई आई थिंक। पहली क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी पढ़ रहे हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें बातें की जाएगी वन बाय वन, सुनते जाओ। पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, याद रखो एक तो ये जर्नल टर्म है, यानी किसी भी रिस्पेक्ट में बात हो सकती है। अगर ये जर्नल टर्म है, समझो बात को,
अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ ना, सोल्यूशन चैप्टर में मैं जनरली बोलूँ सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। अगर मैंने बोल दिया सोल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब पता है क्या है, पता है सर हमें कि उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है। क्यों भाई? बोलने को तो मैं ऐसे ही बोल सकता था कि सोल्यूशन के पार्टिकल, यहां पर सोल्यूशन के पार्टिकल या कंसंट्रेशन हायर है। कहने का मतलब मैं क्या चाहता हूं, सोल्यूशन, मैंने क्या बोला, सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है, ज्यादा है इन द सेंस व्हाट इट मींस, इसका मतलब है सोल्यूट ज्यादा है। क्यों? अगर मैंने कंसंट्रेशन बोला, कंसंट्रेटर मैंने जैसे बोला एक क्लासरूम है उसके अंदर कंसंट्रेटेड है, मतलब बच्चे भरे पड़े हैं, तो बच्चे भरे पड़े हैं, अब उनमें जरूरी थोड़ा है कि गर्ल्स भरी हो या बॉयज भरे हो, कोई भी हो सकता है। वैसे ही सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, सोलवेंट और सोल्यूट। अगर सोलवेंट और सोल्यूट दो अलग अलग कंपोनेंट है और मैंने बोला ये कंसंट्रेटेड है सोलवेंट, तो मैं तो ऐसे भी सोच सकता था कि सोलवेंट ज्यादा हो, सोचने को तो मैं ये भी सोच सकता था, क्या दिक्कत है। बट दिक्कत कहां से आई कि भाई हमें बाय कन्वेंशन मान लिया कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बोल दिया जाए, तो मतलब समझ जाना कि आप किसकी बात की जा रही है, सोल्यूट की बात करी जा रही है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, आगे बढ़ के हम कुछ और चीजें सीखते हैं। क्या चीजें? मैंने क्या बोला, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्यों बताया, अभी काम आएगी। एक कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर लिया, इसके अंदर मान लो मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, मेम्ब्रेन लगा दी, एक तरफ सोल्यूशन ए रख दिया मैंने, सोल्यूशन ए, एक तरफ मैंने सोल्यूशन 2 रख दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसकी मान लो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। मतलब कहने का क्या है, यहां पर जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, क्लियर है। यहां पे जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे वो कम होंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल यहां कम होंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा मैं एक और तरीका नहीं बोल सकता कि यहां पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब सोलवेंट के मॉलिक्यूल यहां पे कम है, और यहां पे सोलवेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, बोल सकता हूं ना मैं ये बातें। अच्छा, हर एक की टेंडेंसी क्या बताई थी, यहां पे क्या है, लोअर है, एल से दिखा देता हूं मैं, यहां पे क्या है, लोअर है, और यहां पे हायर है, किसकी कंसंट्रेशन, सोलवेंट की, तो सोलवेंट इधर से इधर जाना चाहेगा, सही बात है। अच्छा, वही मैं बात करूं सोल्यूट की, तो सोल्यूट की इधर हायर है और इधर लोअर है, तो सोल्यूट किधर जाना चाहेगा, इधर से इधर, क्लियर है। जब मैं सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करता हूं हायर टू लोअर, तो मैं उसे बोल देता हूं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर मैं वही चीज सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बोलना चाहूं, किसके, सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बोलना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो होगा हायर टू लोअर जाएगा, सही बात है, तो मैं इसी को बोलूंगा ऑस्मोसिस। सर अभी भी इसकी डेफिनेशन में दिक्कत है, अभी क्लियर करता हूं, बात को समझो। मैंने क्या बोला, सोल्यूट की बात करूंगा तो डिफ्यूजन, सॉल्वेंट की बात करूंगा हायर टू लोअर, लोअर टू हायर नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज, जब उधर से हायर टू लोअर जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। पर आपने क्या पढ़ा होगा, अच्छा समझो, मैं क्या इसे, सॉल्यूशन जो ए है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब ये क्या है, मैं इसको हायर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, इसे लोअर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, मैंने ये लेट कर लिया है। C1 मतलब सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा है, और ऑस्मोसिस की बात किस पे होती है, सोलवेंट पे होती है। तो हायर टू लोअर, कहां जरा हायर मतलब सॉल्यूशन 2 की तो लोअर है ना, तो अगर मैं ऐसे बोलता तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन किससे,
लोअर सॉल्यूशन जिसकी लोअर कंसंट्रेशन है उससे हायर सॉल्यूशन जिसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की तरफ जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ओस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, दो तरीके हैं ओस्मोसिस को डिफाइन करने के। कैसे? सॉल्यूशन 1 से सोल्यूशन 1 से 2 में नहीं, 2 से 1 में। किसके रिस्पेक्ट में? मैं ऑस्मोसिस का सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करता हूं। तो सॉल्वेंट 2 से जो सोल्यूशन 2 है, सोल्यूशन नंबर 2 है, वहां से सोल्यूशन 1 में जाना स्टार्ट हो जाए। सोल्यूशन 2 से 1 में जाना, सोल्यूशन नंबर 2 से 1 में तो जाएगा सॉल्वेंट। तो ऐसे डिफाइन कर सकता हूं मैं ऑस्मोसिस को। या फिर दूसरा तरीका वही है कि सॉल्वेंट की जो हायर कंसंट्रेशन है वहां से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन में जाना शुरू हो जाए तो मैं उसे क्या बोलूंगा, ऑस्मोसिस। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं जब डिफ्यूजन की बात करता हूं तो नॉर्मल मेम्ब्रेन ले लेता हूं, और जब मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस की तो मैं जो यहां मेम्ब्रेन लेता हूं ना, ये कैसे होती है, एसपीएम कहते हैं। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है? एसपीएम होती है। एसपीएम में मतलब सेमी परमिएबिलिटी होती है, मतलब आधों को जाने देगी आधों को नहीं जाने देगी। आधों को कहने का मतलब देखो जनरली क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल मोटा होता है, सोलवेंट पतला होता है। सिंपल है, समझो ना, चीनी पानी का घोल, चीनी पानी के घोल की बात करूं तो चीनी कैसी होती है, थोड़ा मोटे कण होते हैं उसके, और सोलवेंट जो कि पानी है उसके मॉलिक्यूल थोड़े पतले होते हैं। तो एसपीएम मतलब जो आधी चीजों को जाने दे, मतलब पतले वाले कंपोनेंट को जाने देगी, मतलब सोलवेंट को पास करने दे पर सोल्यूट को नहीं, जो कि पास करे अपने अंदर से किसको, सोलवेंट के पार्टिकल को। जनरल कंसेप्ट है। एसपीएम की एग्जांपल क्या है? बहुत एग्जांपल है। सबसे पहले कि एनिमल सेल, सेलोफेन एक टेप होती है। अच्छा, ये आई होप आपको समझ में आया होगा ओस्मोसिस क्या है। अब ओस्मोसिस हो रही है। अब मान लो मैंने क्या करा कि इसे कनेक्ट कर दिया, इस कंटेनर को यहां मैंने कनेक्ट कर दिया बाहरी एनवायरनमेंट से, और यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया, ले भाई बाहर कर दिया। अब एक बात तो यहां पर एक प्रेशर तो लग रहा होगा, कोई प्रेशर, कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सब पे लग रहा है वो इस पे भी लगेगा। सही बात है, यहां भी लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से इधर जा रहा है सोलवेंट, इधर से इधर जा रहा है, मैंने एक इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जिसे मैंने पाई बोल दिया। वो पाई नहीं जो 22.7, मान लो एक पाई बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर को। वो प्रेशर मैं इतना प्रेशर लगा दूं कि सोलवेंट के मॉलिक्यूल हायर टू लोअर जा रहे ना, ये रुक जाए। वो प्रेशर जहां पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए उस प्रेशर को ही मैं क्या बोलूंगा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर प्रोवाइडेड टू स्टॉप द ओस्मोसिस। जो ओस्मोसिस की प्रोसेस आ रही है वो रुक जाए, इतना प्रेशर अगर प्रोवाइड कर दे तो उसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ के और चीजें सीखते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि मान लो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, मान लो मैंने थोड़ा और प्रेशर लगा दिया, जैसे ही अभी तो स्टॉप हुआ है, थोड़ा सा और प्रेशर लगाते क्या होगा, ये प्रोसेस उल्टी डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा? द एक्स्ट्रा पोटेंशियल विल लीड्स टू रिवर्स ऑस्मोसिस। जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करा जाएगा वही तो लीड करेगा रिवर्स ऑस्मोसिस को। मैंने क्या बोला? द एक्स्ट्रा पोटेंशियल provided will lead to जो हमने एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जगह प्रेशर बोल सकते हैं हम, पोटेंशियल बोल दो कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स्ट्रा पोटेंशियल मतलब ताकत, प्रेशर प्रोवाइडेड विल लीड टू, क्या करेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस करना स्टार्ट करवा देगा। क्या करवा देगा, लीड टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को मैं आरओ भी बोल देता हूं। सर क्या वही आरओ जो लगा रहता है, बिल्कुल सही बात है, वही आरओ है। एक टाइप आप क्या ले लेते हो, सॉल्यूशन, और रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या पानी के मॉलिक्यूल जो कि सॉल्वेंट है वो पार कर जाते हैं, पर मिनरल्स इधर रह जाते हैं, तो मिनरल्स की कमी होती है उसके अंदर। अच्छा, बाकी अच्छी बात है, साफ पानी होता है वो। अच्छा, क्या मैं पाई को, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब हमने देखा एक्सपेरिमेंटली तो हमने क्या पाया कि ये एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कई कंसंट्रेशन को एम लिख देते हैं, मोलरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। और क्या देखा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी पे और टेम्परेचर पे। अच्छा, जब मैंने इसको प्रोपोर्शनल साइड को हटाया तो क्या पाया, कांस्टेंट पाया, जिसे आप अच्छे से फैमिलियर हो, आर बोलते हैं, MCR या MCT ऐसे ही बोल देते हैं, या यानी कहने का मतलब MC की जगह MB यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। R की वैल्यू आपको पता है 8.303 लेनी होती है प्रेशर के केस में, या फिर दूसरा क्या होता है, प्रेशर मतलब यहाँ पे किसकी बात है, प्रेशर की बात चल रही है। अच्छा, दूसरी क्या लेनी होती है, प्रेशर की बात चल रही है तो ये नहीं लेते हम, यूनिट लेते हैं 0.082 लेते हैं, ठीक है। मोलरिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर बोल सकता हूं मैं। टेम्परेचर लेना, अगर चेंज दे रखो तो फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं तो केल्विन में ले लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। तो मैं बोल सकता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस डीसैलिनेशन में भी काम आता है, यानी पानी को प्योर करने के लिए भी काम आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। अच्छा, एक बात और बतानी है, छोटी सी बात, कि वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है। वेंट हॉफ फैक्टर इतना बड़ी बात मत बताओ, जितना हमारे लेवल पे वो चीजें सीखते हैं। क्या बोलता है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद मान लो NaCl था, वो टूट के Na+Cl- में बिखर जाएगा, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। जब वो Cl- में बिखर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल बना लेगा सोल्यूट के, तो डबल हो जानी चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वही चीजें हैं, मैं जितना भी आपको फॉर्मूला पढ़ाया हूं सबके आगे आपको बस इतना छोटा सा काम करना है, इनटू आई कर देना है। आई का मतलब वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। वेंट हॉफ फैक्टर में क्या है, डिपेंड करता है सोल्यूशन कैसा है। अगर डिसोसिएट हुआ होगा तो पहले ऊपर देखो, आई का मतलब वो क्या होता है पहले समझो। आई का मतलब होता है आफ्टर अपॉन में बिफोर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नंबर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaCl, MgBr, तो कुछ भी एक ले लिया मैंने एग्जांपल, ये Na+Cl-। क्या हुआ होगा इसका, देखो क्या हुआ होगा, डिसोसिएशन हुआ होगा, तो पहले लास्ट में कितने, दो पहले कितना था, एक था। पहले स्टार्टिंग में क्या था, समझो बात को क्या बोल रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग में एक था तो बिफोर वाला नीचे लिखते एक था नंबर में, ऊपर बाद में क्या हो गया, दो हो गए तो दो, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई। कब, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम 100% मान रहे हैं, कितना 100%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने इक्विलिब्रियम में भी अच्छे से डिस्कस करा है, एक और लेक्चर आएगा उसमें भी दोबारा डिस्कस कर देंगे। अभी समझो, यानी 1 लिख सकता हूं मैं, एक मोल अल्फा क्या होता है कि एक मोल में से कितना टूट रहा है, मैंने मान रहा है पूरा का पूरा टूट रहा है, तो 1 मोल पूरा का पूरा। और क्या हो सकता है, एसोसिएशन का क्या हो सकता है, एसोसिएशन मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो बाद में एसोसिएट होके 1 हो गया, स्टार्टिंग में 2 था, तो ऐसे भी आप वेंट हॉफ फैक्टर बता सकते हो। सबको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम सीखते हैं हेनरी लो। क्या सीखते हैं, हेनरी लो। क्या होता है हेनरी लो, कुछ नहीं है, लो का नाम से डरो मत।
ये बस इतनी बात कह रहा है। जैसे हमने रोल्स लॉ पढ़ा है ना, रोल्स लॉ से कंफ्यूज मत होना। रोल्स लॉ किसके ऊपर था कि लिक्विड के ऊपर था कि लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर बन रहा है। हेनरी लॉ ने क्या कह रखा है, थोड़ा सा घुमा के कह रखा है, उसने क्या कहा कि किसी भी लिक्विड के अंदर कितनी गैस प्रेजेंट होगी वो डिपेंड करता है कि लिक्विड की सरफेस पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। क्या बोला मैंने, हेनरी लॉ बस इतनी सी बात कहता है कि कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, वो गैस कितनी होगी, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वो डिपेंड करता है किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसके जो लिक्विड के सरफेस पे कितना उसका प्रेशर है। आपने देखा होगा जब पेप्सी की बोतल, कोको कोला की बोतल यानी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जब आप खोलोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि एकदम से गैस बाहर आएगी। क्यों बाहर आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रेशर को एक्सर्ट करके उसको बहुत प्रेशर, हाई प्रेशर के थ्रू भरा था सीधी बात। अच्छा, आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो अभी देखो एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। हेनरी लॉ कहना क्या चाहता है, हेनरी लॉ कहना क्या चाहता है। ये बस सोल्यूबिलिटी की बातें करता है, वो वेपर प्रेशर की कर रहा था, ये सोल्यूबिलिटी की बात करता है। क्या मैंने बोला, हेनरी लॉ। लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये इतना टॉपिक आता नहीं एग्जाम में, फिर भी आ जाए तो आपको पता हो क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आपको तो बोल देगा एग्जामिनर कि भाई मेंशन कर रखा है, मैंने पूछ लिया। होता क्या है, एक लिक्विड की सरफेस है, उसमें लिक्विड यानी एक फ्लास्क है, ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, और यहां पे मान लो कोई गैस है। अगर ये गैस ऊपर है, इसके सरफेस के ऊपर है, मतलब कुछ गैस तो इसके अंदर भी आई होगी दबाव के थ्रू। अब ये जितना ज्यादा ये गैस इसकी यहां पे प्रेजेंट होगी, इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी उतना ही ज्यादा तो अंदर इसकी गैस आएगी, उतना ही तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। जितना इस पे प्रेशर लगेगा उतना गैस इसके अंदर आ जाएगी। यही बात हेनरी लॉ ने बोल रखा है कि किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा लिक्विड के सरफेस पे वो गैस कितना ज्यादा प्रेशर लगा रही है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं लिख के, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी किस पे, उसकी सोल्यूबिलिटी, यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा तो सोल्यूबल होगा। मैंने ए लिख दिया, ए कंपोनेंट उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा जितना ज्यादा लिक्विड की सरफेस पे उसका प्रेशर होगा गैस का। अच्छा, जब मैं से पी को हटाता हूं ना तो के एच बोल देता हूं, जिसे मैं हेनरी कांस्टेंट बोलता हूं। यही हेनरी लॉ है, कोई बड़ी बात तो नहीं लगी। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। अच्छा भाई, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं। अब इनमें छोटी बहुत एप्लीकेशन बता देता हूं मैं। क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब जमीन के नीचे जाते हैं, यानी पानी में जाते हैं, तो जैसे जैसे वो डीप वाटर में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है। अगर प्रेशर बढ़ रहा होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो उनके पास जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है ना, और अगर ऑक्सीजन गैस का ही सिलेंडर और ले जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या हाईली सोल्यूबल होती है। अगर हाईली सोल्यूबल है तो वो क्या है, बहुत ज्यादा अंदर ब्लड वेसल्स में चली जाएगी, और जब वो बाहर निकलेगा तो दिक्कत करनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हीलियम का और कुछ मिक्सचर लेके उनके अंदर जाते हैं, क्योंकि वो इनसोल्यूबल होती है, हाई प्रेशर में भी सोल्यूबल नहीं होते हमारे ब्लड के साथ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बस इतना ही टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सवाल के हो सकेगा तो बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज ही उठा लाऊंगा। आई होप क्लियर होगा। राम राम मेरी तरफ से आप सभी को।